डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अध्याय दूसरा विज्ञान का कक्षा 8 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो अध्याय समीक्षा। ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें यंत्र से देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते, अर्थात शरीर से बाहर निष्क्रिय होते और शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते। कुछ विषाणु जनित रोग, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स एवं खांसी एड्स आदि वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं और उनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये हमारी दही, ब्रेड और केक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है तथा प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु हैं। यीस्ट श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें यीस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसी औषधि जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है या उन्हें समूल नष्ट कर देती है, एंटीबायोटिक कहलाती हैं। पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिलिन या टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन आदि। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। हैजा, क्षय आदि बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले रोग को एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन तथा कायिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं। संचरणीय रोग जैसे हैजा, खांसी मतलब एक दूसरे से फैलते हैं, संचारणीय रोग है। पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे मरे हुए जीव को प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोगों के कारण सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जंतुओं दुर्गंध पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। संचरणीय रोगों का मुख्य कारक घरेलू मक्खी है, मतलब घरेलू मक्खी से जो एक दूसरे से रोग फैलते हैं। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफ्लिज मच्छर है और यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ब्रेड या इडली फूलती हैं। डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिस मच्छर है। नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, इन्हें परिरक्षक कहते हैं। दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसे भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाचुरीकरण कहते हैं। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स भी पूरा करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाई उतनी असरदार नहीं होगी। अभ्यास: रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। नीले हरे शैवाल वायु से
किस गैस का स्थिरीकरण करते हैं जिसमें मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है? तो नीले, हरे, शैवाल। वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। एल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्मजीवी की सहायता से किया जाता है। हैजा के द्वारा हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो हैजा घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। सही शब्द के आगे राइट का चिन्ह लगाइए। यीस्ट का उपयोग निम्न में उत्पाद में होता है: चीनी, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। तो उत्तर है एल्कोहल। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल, यीस्ट। तो उत्तर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एनोफिलीज मच्छर। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है घरेलू मक्खी। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? किण्वन, फर्मेंटेशन। कॉलम फर्स्ट के जीवों का मिलान कॉलम सेकंड में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। यहाँ इसमें दिया हुआ जीवाणु का राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट और एक प्रोटोजोआ। चय में एक विषाणु। इनका मिलान नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, दही का जमना, ब्रेड की बेकिंग, मलेरिया का कारक, हैजा का कारक, एड्स का कारक और प्रतिजैविक उत्पाद, इनका मिलान करना। तो मिलान है इसमें जीवाणु हैजा का कारक, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लैक्टोबैसिलस दही का जमना, यीस्ट ब्रेड की बेकिंग, एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक और एक विषाणु है प्रतिजैविक उत्पादित करना और एड्स का कारक। क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते? यदि नहीं तो वे कैसे देख सकते? सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे नहीं जा सकते। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, कवक या फंजाई, शैवाल, प्रोटोजोआ। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम। उत्तर में एक नंबर है राइजोबियम और नीले हरे शैवाल। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर है बहुत से ऐसे सूक्ष्मजीव है जो हमारे जीवन में हमारे लिए उपयोगी है। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोगी है। यीस्ट एक कवक प्रजाति का सूक्ष्मजीव है जिसका उपयोग ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है और यीस्ट का उपयोग प्राचीन काल से ही एल्कोहल बनाने में किया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है। कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, मृत जंतुओं के अवशेष, विष्ठा आदि का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि में किया जाता है जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोगी की जाने वाली प्रतिजैविक है जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। पेनिसिलम नामक फफूंद से पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाई जाती है। नवा है पशु आहार एवं वुफकुटफटार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिसको पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टाइप ऐसे गलत किया हुआ। पशु आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिसका उपयोग पशुओं को सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकता है। बस इतना यहाँ पढ़ना। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है।
वैक्सीन के माध्यम से कुछ सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, जिससे पोलियो से चेचक तथा हेपेटाइटिस आदि का वैक्सीन टीका बनाया जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। संक्रमण होने पर ये सूक्ष्म जीव तेजी से फैलते और दूसरे मनुष्य या जीवों को भी रोग पैदा करते हैं। मादा एनोफ्लीज और एडिस मच्छर कुछ परजीवी जैसे प्लेज्मोडियम एवं डेंगू के वायरस का वाहक है। इन जीवों से मलेरिया एवं डेंगू हो जाता है। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। अनेक सूक्ष्म जीवों गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ऐसी औषधियां जो बीमारियां पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उसका कोर्स भी पूरा करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होगी। अतिरिक्त प्रश्नों उत्तर। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें बिना यंत्र से मतलब नहीं देखा जा सकता, अर्थात यंत्र से देख सकते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। विषाणु, वायरस क्या होते हैं? विषाणु से होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम बताइए। विषाणु या वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात शरीर से बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स एवं खांसी एड्स आदि होते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है? वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये हमारी दही, ब्रेड और केक बनाने में उपयोग किए आते हैं तथा प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। लैक्टोबैसिलस जीवाणु। यीस्ट श्वसन के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। किण्वन प्रक्रिया। किण्वन क्या है? किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें यीस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण अल्कोहल में परिवर्तित कर देती है। एंटीबायोटिक क्या है? ऐसी औषधि जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है या उन्हें समूल नष्ट कर देती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। जीवाणुओं और कवकों से उत्पादित होने वाले प्रतिजैविक औषधियों का नाम लिखिए। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन आदि। पेनिसिलिन की खोज किसने और कब की? सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। हैजा, अक्षय आदि बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है।
संचरणीय रोग किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाला रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलता है, संचरणीय रोग कहते हैं, जैसे हैजा, खांसी आदि। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का नाम लिखिए। राइजोबियम जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मृदा को क्या फायदा होता है? उत्तर, मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। सूक्ष्म जीव पर्यावरण को के शुद्धिकरण में किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है? पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते और कई रोगों के कारण हैं। सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जंतु दुर्गंध पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? उत्तर, 78%। संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या है? घरेलू मक्खी। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाप्लिज मच्छर। ब्रेड या इटली के फूलने का कारण यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। डेंगू के वायरस का वाहक नाम लिखिए। मादा एडिस मच्छर। मच्छर फैलाने से रोकने के लिए कोई 3 उपयोग सुझाइए, अर्थात मच्छर फैलने से रोकने की कोई 3 उपाय निम्न है। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देने चाहिए। इकट्ठा हुए पानी में मिट्टी का तेल या पेट्रोल का छिड़काव करना चाहिए। अपने आसपास के जगहों को साफ रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को भी अपने ध्यान रखना। टाइफाइड रोग के संचरण का तरीका लिखिए। इस रोग का संचरण जल के द्वारा होता है। हैजा रोग के संचरण का तरीका। हैजा रोग जल एवं भोजन के द्वारा होता है। परिरक्षक किसे कहते हैं? नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। पाचुरीकरण किसे कहते हैं? दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसे भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाचुरीकरण कहते हैं। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होगी। अब है अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें बिना यंत्र से नहीं देखा जा सकता, अर्थात जिन्हें यंत्र से देखा जाता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया? सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। विषाणु, वायरस क्या होते हैं? विषाणु से होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम लिखिए। विषाणु वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात शरीर से बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स एवं खांसी आदि। मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? हमारे लिए क्यों उपयोगी है? वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये हमारे दही, ब्रेड और केक बनाने में उपयोग किया जाता है तथा प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। लैक्टोबैसिलस जीवाणु। यीस्ट श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें फलों के रसों में से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। उत्तर श्वसन किण्वन प्रक्रिया है, मतलब किण्वन के द्वारा शराब बनाई जाती है फलों के रसों से।
किण्वन क्या है? फर्मेंटेशन। किण्वन एक प्रक्रिया है जिससे फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इससे यीस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। एंटीबायोटिक क्या है? ऐसी औषधियाँ जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है या उन्हें समूली नष्ट कर देती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। जीवाणुओं को कवकों से उत्पादित होने वाले प्रतिजैविक औषधियों के नाम लिखिए। उत्तर, जीवाणु और कवकों से उत्पादित होने वाली प्रतिजैविक औषधियों के नाम हैं पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन आदि। पेनिसिलिन की खोज किसने और कब की? सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्मजीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। हैजा, क्षय आदि बीमारी को टीके के द्वारा रोका जा सकता है। संचरणीय रोग किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाला रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में जैसे वायु, जल द्वारा जो रोग फैलते हैं उसे संचरणीय रोग कहते हैं। हैजा, खांसी आदि। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का नाम लिखिए। राइजोबियम जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मृदा को क्या फायदा होता है? मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। पर्यावरण के शुद्धिकरण में किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है? मतलब सूक्ष्म जीव पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे, मरे हुए जीव प्रदूषण फैलाते और कई रोगों के कारण है। सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जंतुओं दुर्गंध पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? 78%। संचरणीय रोग का मुख्य कारण है घरेलू मक्खी। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनाप्लिज मच्छर। ब्रेड इटली के फूलने का कारण है यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। डेंगू के वायरस का वाहक है मादा एडिस मच्छर। मच्छर फैलाने से रोकने के कोई तीन उपाय निम्न है। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। इकट्ठा हुए पानी में मिट्टी का तेल, पेट्रोल का छिड़काव करना चाहिए। अपने आसपास के जगहों को साफ रखना चाहिए। टाइफाइड रोग के संचरण का तरीका लिखिए। इस रोग का संचरण जल के द्वारा होता है। हैजा रोग का संचरण जल एवं भोजन के द्वारा होता है। परिरक्षक किसे कहते हैं? नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए एवं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इसे परिरक्षक कहते हैं। पाचुरीकरण दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसे भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाचुरीकरण कहते हैं। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होगी। इसी के साथ में हमारा अध्याय दूसरा सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के जो भी प्रश्न बन रहे थे उन प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया। और डियर स्टूडेंट, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इन प्रश्नों को और उत्तरों को बार बार पढ़ते रहिए, मतलब मेरे वीडियो को दोहराते रहिए। इससे आपके अध्ययन में को और प्रबल होने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए समय समय पर अध्ययन करते रहिए और परीक्षा में आप निश्चित रूप से एक अच्छे अंक प्राप्त करोगे मेरे वीडियो को देखने के पश्चात, क्योंकि मैंने इस अध्याय से जो भी प्रश्न बन रहे थे उन सभी प्रश्नों की चर्चा कर ली। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि शिक्षा से जो भी जुड़े हुए वीडियो अपलोड करूं वे आप तक पहुंच पाए।
इसी के साथ मैं प्रकाशन पातलिया। धन्यवाद।